हेलो हेलो हेलो। सीआरपीसी के तहत पिछले लेक्चर में सीआरपीसी के तहत आप लोगों को मेंस का पहला क्वेश्चन शुरू किया गया था और वह आपका क्वेश्चन था कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट या क्या क्या अधिकार हैं। जहाँ तक गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की बात है, आपका अभी आधा ही क्वेश्चन हो पाया था अधिकार के बारे में और आधा आज बताया जाए। गिरफ्तार व्यक्तियों के जो अधिकार है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी कवर होंगे और सीआरपीसी से, यानी कि संविधान में भी जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ उसे राइट देता है और तत्पश्चात आपका सीआरपीसी भी उसे कुछ अधिकार देती है। पहला अधिकार हमने जो बताया था, एक बार हम रिवीजन करा दें आपको। अब तक जितना पढ़ाया गया है आपका रिवीजन करा दिया जाए, उसके आगे डिटेल में पढ़ाया जाए। अब तक हमने गिरफ्तार व्यक्ति के 5 राइट को बताया था, 5 राइट को बताया था। पहला अधिकार उसे था कि गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे किस कारण से किस आधार पर अरेस्ट किया गया है उसे बताया जाए। जो दूसरा अधिकार ये था आपका कि अगर जमानती अपराध है तो जमानत के अधिकार के बारे में संसूचित या कम्युनिकेट करने का अधिकार उसे था, यानी कि उसे बताया जाए कि वह जमानती अपराध में जमानत पाने का हकदार है और अपनी ओर से सिक्योरिटी या प्रतिभूतियों की व्यवस्था करें। तीसरा अधिकार हमने गिरफ्तार व्यक्ति का बताया था कि बिना विलंब के, यानी कि बिना देर किए हुए या अविलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, ये तीसरा अधिकार बताया था। चौथा अधिकार हमने बताया था कि चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण का अधिकार, यानी कि मेडिकल चेकअप का अधिकार है। और पांचवा हमने बताया था कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार, यानी कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से अधिक उसे आपका डिटेन या निरुद्ध या बंदी न बनाया जाए। ये 5 अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया। आगे देखा जाए आपका अगला अधिकार देखा जाए, जहाँ तक गिरफ्तार व्यक्ति के अगले अधिकारों की बात है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। और गिरफ्तार व्यक्ति का अगला अधिकार ये है कि 6वां अधिकार चल रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति का 6वां अधिकार ये है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसके परिचितों को इस बात की सूचना दी जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए। और ये आपका है सीआरपीसी की धारा 50A में, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी
ऐसे व्यक्ति को यह बताएगा कि वह जिसे चाहे अपनी गिरफ्तारी की सूचना दिलवा सकता है, और ये आपका सेक्शन 50A में दिया गया। या तो वह अपने घर वालों को यानी कि परिवार के सदस्यों को सूचना दिलवाए, या परिचितों को दिलवाए, या किसी अन्य व्यक्ति को दिलवाए। ये प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह संज्ञेय, चाहे वह जमानती अपराध किया हो या अजमानती। ये जो राइट दिया गया है ये आपका धारा 50A में दिया गया है, यानी कि 50A में। इस प्रकार आपका 6वां अधिकार बता दिया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति का 7वां अधिकार है वह ये है कि अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार। अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार। ये जो अधिकार दिया गया है ये CRPC की धारा 49 में दिया गया है। और इस अधिकार के साथ आपका सुनील बत्रा का केस पढ़ना है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का भी केस पढ़ना है। देखिए इसको, जो गिरफ्तार व्यक्ति का आपका 7वां अधिकार मैं बता रहा हूँ, वह अधिकार में ये बता रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे उतना ही अवरोधित किया जाए, यानी कि उसकी स्वतंत्रता पर उतना ही प्रतिबंध लगाया जाए जितना कि उसे निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। ये जो राइट दिया गया है ये आपका CRPC की धारा 49 में दिया गया है। फिर एक बार इसको देखिए, CRPC की धारा 49 इस बात का उल्लेख करती है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उतना ही प्रतिबंध लगाया जाए जितने से उसे निकल भागने से रोका जा सके। उससे अधिक प्रतिबंध न लगाया जाए। इस विषय पर एक केस आया और वह केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। सुनील बत्रा बना दिल्ली प्रशासन के बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी तभी लगाई जाए जब ये आशंका हो कि यह व्यक्ति अभिरक्षा से भाग सकता है। अगर अभिरक्षा से भागने की संभावना न हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी न लगाई जाए। आइए 7वां अधिकार के बाद आपका देखना है 8वां अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को जो 8वां अधिकार प्रदान किया गया है वह किया गया है फ्री लीगल एड, यानी कि 8वां जो हम अधिकार बता रहे हैं गिरफ्तार व्यक्ति के फ्री लीगल एड, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। सहायता का अधिकार इसको राइट टू फ्री लीगल एड
यानी कि फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो सीआरपीसी की धारा 304 पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 304 पढ़िएगा। फिर आपका संविधान का अनुच्छेद 39A पढ़ना है और अनुच्छेद 21 पढ़ना है। यानी कि संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो वह आप पढ़ेंगे आपका आर्टिकल 39A और 21। फिर आपका एक केस पढ़ना है और HM हास्कर का केस पढ़ना है। ये आपका पढ़ना है HM हास्कर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस पढ़ना है। ये केस 1978 का है 1978। और फिर लास्ट में जो आपको पढ़ना है वह आपका पढ़ना कर सकते हैं। जो लास्ट में पढ़ना रहता है वह एक कानून पढ़ना रहता है और उस कानून का नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1980 से है। यानी कि जब आप फ्री लीगल एड पढ़िए, निःशुल्क विधिक सहायता पढ़िए, तो इतनी बातों को आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन बता दिया जाए, आपका नया क्वेश्चन इस समय बन ही रहा है मेंस में, प्री में तो बनता ही है, आपका मेंस में भी वर्तमान समय में बन रहा है और इसको बताया भी जा चुका है आईपीसी पढ़ाते समय। और ये उत्तराखंड जे में अभी मेंस में भी ये क्वेश्चन बना था। फिर एक बार इसको देखिए। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे अगर उसके पास लीडर नहीं है, लीड करने वाला नहीं है, अर्थात अधिवक्ता नहीं है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के खर्चे पर, राज्य के कास्ट पर, राज्य के व्यय पर ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को आपका अधिवक्ता या लीडर मुहैया कराए। यानी कि आपका ऐसे व्यक्ति को राज्य के व्यय पर लीडर प्रदान करे। ये जो अधिकार हैं ये तमाम जगह दिए गए हैं और एक प्रावधानों को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। पहले देखा जाए फ्री लीगल एड का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अगर यही बात आपका सीआरपीसी में पूछी जाए तो सीआरपीसी की धारा 304 मारेंगे फ्री लीगल एड। आइए इस धारा को देखा जाए। यहाँ से फ्री में भी आपका क्वेश्चन बना है और इस धारा को समझने का प्रयास करें। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 304 इस बात का उल्लेख करती है कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अगर अभियुक्त के समक्ष अभियुक्त के बचाव के लिए कोई लीडर नहीं है, कोई अधिवक्ता नहीं है, तो सत्र न्यायालय राज्य के व्यय पर अभियुक्त को लीडर उपलब्ध कराएगा। चूंकि देखिए इसमें 2-3 टेक्निकल बातें हैं। पहली टेक्निकल बात ये है कि यह जो सीआरपीसी का सेक्शन 304 है ये केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन के मामले में लागू होगा। दूसरा टेक्निकल बात आ गई कि किस स्टेज पर या किस प्रक्रम पर ये लागू होगा, तो वह जो प्रक्रम है
स्टेज है वह स्टेज है केवल ट्रायल यानी कि केवल विचारण के स्टेज में लागू होगा, अर्थात इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, दूसरा इंक्वायरी यानी कि जांच, अपील, रिवीजन, इन मामलों में सीआरपीसी की धारा 304 अप्लाई नहीं करेगा। फिर 304 में बताया गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी ऐसी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन ये राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब आपका ये कह सकते हैं कि आपका हमें संविधान की ओर इस बारे में रुख करना होगा। जहाँ तक संविधान की बात है, प्राकृतिक न्याय की बात है, तो पहले हम नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय को हम बताते हैं और तब आपका इस विषय पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। देखिए क्या करते हैं, नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडे अल्ट्रम परटम यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। ये सिद्धांत क्योंकि दूसरे पक्षकार को सुना जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायालय या प्राधिकारी किसी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला देता है तो कम से कम उस व्यक्ति की बातों को एक बार अवश्य सुन ले। ये प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है ये आज से नहीं, ये अनंत काल से चला आ रहा है, ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। और इसका एक उदाहरण हम बता दें। उदाहरण आपका जो देखा जाता है वह इंग्लैंड के न्यायालयों ने दिया है और इतिहास से उठा कर दिया। और इंग्लैंड के न्यायाधीशों ने ये उदाहरण बाइबिल से उठाया है और उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग में जब भगवान ने आदम को यानी कि मनुष्य को रखा और स्वर्ग में फल लगे थे और मनुष्य से कहा कि तुम इन फलों को न तोड़ना, फिर भी मनुष्य ने उन फलों को तोड़ लिया। यानी कि आपका गॉड की आज्ञा का वायलेशन करते हुए, गॉड के आर्डर का मनन करते हुए मनुष्य ने फल से पेड़ तोड़ लिए। तत्पश्चात भगवान ने जब आए गॉड आपका स्वर्ग में तो मनुष्य को ऐसे ही नहीं स्वर्ग से बाहर किए, बल्कि मनुष्य से पूछे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया, और मनुष्य ने जवाब दिया। तब जाकर मनुष्य को स्वर्ग से निकालने का आदेश दिया गया और आज भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं बल्कि पृथ्वी पर है। यानी कि उसी समय से निकाला गया मनुष्य और आज भी मनुष्य कहाँ है, स्वर्ग पर नहीं बल्कि कहाँ है, पृथ्वी पर है। और देख ही रहे हालात कितने मनुष्य के खराब है, इस समय आप देख सकते हैं। तत्पश्चात आपका फिर बैठ हुआ जा संविधान का नेचुरल जस्टिस बताया गया है। अब आपका अनुच्छेद 39 ये हमें देखना। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि स्टेट का यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट को डिफाइन किया गया है। उस स्टेट का या उस राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे, ऐसी योजना बनाए, ऐसा कानून बनाए कि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण या अन्य कारणों से
समान न्याय पाने से वंचित न हो जाए, यानी कि इक्वल जस्टिस पाने से वंचित न हो जाए, और राज्य लीगल एड की व्यवस्था करे, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। उसी प्रकार ये आपका सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है भाई, आपका जो क्लास चलाया जा रहा है, इसीलिए आपका कम फीस में पढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी विद्यार्थी इस कारण से कि वह निर्धन है, गरीब है, दरिद्र है, असहाय है, मात्र इस कारण से वह शिक्षा पाने से वंचित न हो। इसलिए जहाँ लाखों फीस, हजारों, 50-60 हजार, 1 लाख ली जा रही है फीस, यहाँ कुछ हजार ही फीस ली जा रही है, ताकि सभी लोग अपना भाई पढ़ें। और आपका इस संदेश को, आपका भी कर्तव्य है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित करिए, ताकि समाज के ज़्यादातर लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। राज्य का जो ये कर्तव्य 39A में था, राज्य अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहा, तब उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ, एक वाद दायर हुआ, एक लोकहित वाद दायर हुआ, यानी ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हुआ, PIL। और वह केस है HM हास्कटवल से एटा महाराष्ट्र। ये 1978 का केस है, और इस वाद में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री लीगल एड, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में, यानी कि अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक मौलिक अधिकार है, और यह प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता में समाहित है। यानी कि एक लाइन ये कहा जाए तो वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निःशुल्क विधिक सहायता आपका एक मूल अधिकार है, और ये मूल अधिकार आपका हमारा माने सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर रखा है हास्कट के केस में, और आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए व्याख्या करते हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त का एक मूल अधिकार होगा, तत्पश्चात आपका हमारी संसद ने एक कानून बनाया, और उस कानून का जो नाम था वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कानून बनाया गया, और इस कानून द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपका प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक आपका स्तर पर प्रत्येक न्यायालय में अभियुक्त के पास यदि प्लीडर या अधिवक्ता नहीं है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त को फ्री में राज्य के व्यय पर अधिवक्ता प्रदान कराए। इसका एक दो मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एक दो ऐसे उदाहरण बताए जाए जहाँ की आपको लगे कि हाँ, आपका बड़े अपराधियों को भी फ्री में आपका निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है। और वह आपका उदाहरण है, पहला उदाहरण कसाब कांड का है, जहाँ कसाब कह सकते हैं कि मैंने मुंबई पर अटैक किया था और शामिल था हमले में, और उसे जिंदा पकड़ा गया। 176 लगभग लोग मारे गए थे उस आतंकवादी हमले में। फिर भी भारत ने
ये दिखाया कि वह एक न्यायप्रिय देश है, रूला भला का देश है और बिना सुने आतंकवादी को भी वह सजा नहीं देगा। और चूंकि भारत का कोई भी अधिवक्ता कसाब का बचाव करने के लिए तैयार नहीं था, अतः सत्र न्यायालय ने कसाब को राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की और अधिवक्ता प्रदान की। दूसरा उदाहरण आपका निर्भया कांड देख सकते हैं, जो काफी प्रसिद्ध रहा है। दिल्ली का निर्भया कांड जो था, उसमें कोई भी अधिवक्ता निर्भया के दुराचारियों को की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर भी न्यायालय ने आपका निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की और सभी अभियुक्तों को एक अधिवक्ता प्रदान की। और सबसे सक्रिय अधिवक्ता थे AP सिंह थे। और AP सिंह थे, आपने देखा भी होगा कि रात में सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि अंत में बचाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन आपका वही है कि लेकिन बचा नहीं पाए और चार जो दोषी जिंदा बचे थे, आपका 4 लोगों को मृत्यु दंड दिया। इस प्रकार आपका फ्री लीगल एड का जो अधिकार था वह समाप्त हुआ। जो अगला अधिकार है आपका गिरफ्तार व्यक्ति का, वह ये अधिकार है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा करा सके। यानी कि जो ये अगला अधिकार या राष्ट्र अधिकार हम बता रहे हैं, अधिकार तो बहुत है, थोड़ा दायरा सीमित ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समय लगता है इधर से। अपने मनपसंद के अधिवक्ता, अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा या डिफेंस या बचाव कराने का अधिकार। ये जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के क्लास 1 में समाहित है और CRPC की धारा 300, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 22 के क्लास 1 में यह सिद्धांत समाहित है, जबकि आपका CRPC की धारा 303 में समाहित है। यानी कि यह जो गिरफ्तार व्यक्ति को राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट भी है, और इससे उसे अगर वंचित किया जाता है तो वह सीधे भारत आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय या आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। फिर एक बार इसको देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लास 1 में ये बताया गया है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता या प्लीडर से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा, हक होगा, राइट होगा। ये आपका कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी राइट न होकर ये कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट। और इस फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाने के लिए CRPC की धारा या CRPC का सेक्शन 303 में फिर से एक बार कहा गया है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का अपने मनपसंद के लीडर से, अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार हो। इस प्रकार आपका कुल 9 गिरफ्तार व्यक्ति के कुल 9 राइट बताए गए, कुल 9 अधिकार बताए गए। अब हमें केस के माध्यम से चलना है। एक केस, 2 केस मैं बता चुका हूँ।
हथकड़ी वाला केस सुनील बत्रा का और निःशुल्क विधिक सहायता का केस भास्कर का। ये मेंस में लिखते समय 2 केस तो लिखेंगे ही, लेकिन 2 केस और लिखेंगे, और वह जो 2 केस और लिखेंगे वह आपका है। पहला, दिलीप कुमार बसु वर्ष स्टेट ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी कि डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, और दूसरा जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दूसरा केस है जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इन दोनों वादों में आगे भाई डिटेल में तो लिखना नहीं है। इन दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य रूप से यह निर्णय गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की व्यापक व्याख्या की और कहा कि मनमानी गिरफ्तारी, आपका मनमाने तरीके से गिरफ्तारी करने के बाद टॉर्चर करना इत्यादि पर रोक लगा दी और गिरफ्तार व्यक्ति को तमाम अधिकार प्रदान किए। यानी कि ये 2 केस आपका शॉर्टकट में लिखना है। इस प्रकार जो ये मेंस में और प्री में भी कई क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। जो बताया गया ये क्वेश्चन आपका समाप्त। आइए दूसरा मेंस का क्वेश्चन उठाया जाए। इस चैप्टर में बता दिया जाए, थोड़ा समय लगता है क्योंकि तमाम मेंस के छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले क्वेश्चन वाइज चला जाए तब सेक्शन वाइज चला जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि जिस व्यक्ति को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी दशा में उसे क्या राइट है। यानी कि अब हम जो बताने जा रहे हैं यह नया क्वेश्चन या तो अलग से बन सकता है या किसी क्वेश्चन में ऐड करके बन सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जिस व्यक्ति को अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को क्या राइट है, यानी कि उस व्यक्ति को क्या अधिकार हो। यानी कि जिस व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है या किया जा चुका है, उन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख करिए। तो उन व्यक्तियों के जब भी अधिकार पढ़िए तो आपका एक अधिकार हम बताते हैं। देखिए आपका, अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी गिरफ्तारी के कारण अब पहली समस्या ये आता है कि जो ट्रायल होगा या कन्विक्शन होगा, यानी कि जो विचारण होगा या दोष सिद्धि होगी, या अवैध रूप से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या इस आधार पर विचारण अवैध होगा कि वैध होगा, और दोष सिद्धि भी वैध होगी कि अवैध होगी। ये आपका पहला पॉइंट है। तो फिर अच्छे से समझिए, भले किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अरेस्ट किया गया लेकिन उसका विचारण और दोष सिद्धि वैध होगी, वैलिड होगी, सही होगी। यानी कि ये जो अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, या ये जो गलती है ये क्षम्य है, और इस गलती का दंडादेश पर या विचारण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि एक लाइन में अगर हम कहें तो अवैध गिरफ्तारी के कारण
विचारण तथा दोष सिद्धि अवैध नहीं हो, अवैध नहीं हो। दूसरा अधिकार देखिए, जो दूसरा अधिकार अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त है वह आईपीसी के तहत हम बता रहे हैं, और आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति को जो दूसरा अधिकार प्राप्त है वह आपका हम बता रहे हैं आईपीसी से, और आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है या गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह इसका प्रतिरोध कर सकता है, इसका विरोध कर सकता है, और इसके विरोध करने में वह जो है आपका आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 के तहत अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, यानी कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक के राइट का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तीसरा अधिकार देखिए, तीसरा अधिकार की काफी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से आपका गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हक है कि वह आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सके, या आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में पिटीशन या याचिका दायर कर सके। फिर एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया तो ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और निरुक्ति को चुनौती दे सकता है, और ये याचिका दायर करके दे सकता है आपका आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर कर सकता है, या अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट में कर सकता है, उच्च न्यायालय में कर सकता है, और अपने छोड़े जाने की मांग है न्यायालय से हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग कर सकता है। यानी कि कौन सी रिट जारी करने की मांग कर सकता है, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहाँ जाकर कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जो आपका अवैध रूप से यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति का अगला अधिकार है कि वह आईपीसी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध सदोष परिरोध के लिए मुकदमा कर सके। यानी कि चौथा अधिकार है, इसके लिए मुकदमा किया जा सकता है सदोष परिरोध। एक बार देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो वह व्यक्ति गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध आईपीसी के तहत सदोष परिरोध के लिए आपका मुकदमा कर सकता है, आपराधिक मुकदमा कर सकता है।
अगला अधिकार देखा जाए आपका अवैध रूप से गिरफ्तारी पर। यदि किसी पुलिस अधिकारी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, एक बार इसको अच्छे से देखिए। यदि गिरफ्तारी किसी पुलिस अधिकारी ने किया है और वह अवैध रूप से गिरफ्तारी किया है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 यानी कि पुलिस एक्ट 1861 की धारा 7 के तहत आप यानी कि धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। और पिछली बार यूपीएपीओ में ये क्वेश्चन आया भी था कि आपका पुलिस एक्ट की धारा 7 न्यायिक जांच से जुड़ी है कि विभागीय जांच, तो न्यायिक जांच नहीं बल्कि कैसी जांच, विभाग। फिर एक बार इसको देखिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है, तब ऐसी दशा में वह पुलिस अधिकारी विभागीय कार्यवाही का भागी होगा और जो डिपार्टमेंटल कार्यवाही होगी, विभागीय कार्यवाही होगी, वह आपका पुलिस एक्ट 1861 यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत की जाती है। रटे रहिए, कौन सी धारा? 7। अगला अधिकार देखा जाए। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसी दशा में उस व्यक्ति को अगला अधिकार क्या है, तो हम 6वां अधिकार देखते हैं। जिस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, उस व्यक्ति को 6वां अधिकार है कि वह false imprisonment यानी कि मिथ्या बंदीकरण, इसको हम कहते हैं मिथ्या बंदीकरण। ध्यान से इसको देखिए आपका। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तब ऐसी दशा में वह व्यक्ति मिथ्या बंदीकरण के लिए सिविल वाद ला सकता है और बंदी बनाने वाले व्यक्ति से मुआवजे की मांग कर सकता है। फिर से एक बार इसको बताया जाए। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब ऐसी दशा में वह व्यक्ति आपका अपकृत विधि के तहत, टाट के तहत यानी कि दुष्कृत विधि के तहत, या कहिए अपकृत विधि के तहत या टाट के तहत मिथ्या बंदीकरण false imprisonment के लिए सिविल वाद ला सकता है और क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यानी कि डैमेजेस की मांग कर सकता है कि हमें डैमेजेस या क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। तत्पश्चात आपका अगला अवैध व्यक्ति को क्या अधिकार है? अगला अधिकार हम CRPC में देखेंगे। और आपका 7वां अधिकार देखा जाए कि जिस व्यक्ति को अवैध रूप से अगर अरेस्ट किया गया है, तो CRPC की 2 धाराएं पढ़नी है, 97 और 98। इसमें सर्च वारंट जारी होता है। सर्च वारंट को तलाशी वारंट भी कहा जाता है। तलाशी वारंट या खोज वारंट। फिर एक बार देखिए,
यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो ऐसी दशा में उसको खोजने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, उसकी तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट CRPC की धारा 97 तथा 98 के तहत सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। तो दो लाइन इन धाराओं को जानिए। 97 का जो नेचर है, वर्तमान में प्री में भी पूछा जा रहा है कि CRPC की कौन सी धारा हैबियस कॉर्पस रिट के समान है। तो अगर प्रकृति पूछे कि CRPC की कौन सी धारा हैबियस कॉर्पस की रिट के प्रकृति है, तो आपका जवाब रहेगा 97। जिन व्यक्तियों को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, डिटेन किया गया है, बंदी बनाया गया है, उन व्यक्तियों को तलाश करके न्यायालय में पेश किए जाने का मजिस्ट्रेट आदेश दे सकेगा। और ये आदेश आपका 97 में दिया जाता है। CRPC की कौन सी धारा 97। लेकिन आपका न जहाँ तक CRPC की धारा 98 की बात है, 98 में शुद्ध रूप से स्त्रियों को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि 98 शुद्ध रूप से केवल स्त्रियों के लिए बनी है। और अगर किसी स्त्री को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो मजिस्ट्रेट धारा CRPC की धारा 98 के तहत ऐसी स्त्री को मुक्त करने या छोड़ने का आदेश दे सकेंगे। 98। अगला गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार देखा जाए। अवैध रूप से गिरफ्तारी पर अगर न्यायालय अभियुक्त को आपका दोष मुक्त करता है, यानी कि एक्विटल करता है, और न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार नहीं था, तो न्यायालय आपका जो अभियुक्त को कंपनसेशन या प्रतिकर दिलवा सकता है। और वह जो प्रतिकर दिलवाया जाता है वह CRPC की धारा 358 के तहत, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति आपका कंपनसेशन पा सकता है, प्रतिकर पा सकता है, कंपनसेशन पा सकता है। अगर अवैध रूप से गिरफ्तार प्रतिकर पा सकता है। और ये प्रतिकर CRPC की किस धारा में दिलवाया जाता है, तो ये दिलवाया जाता है, आपका बता दिया जाए, CRPC की धारा 358 में दिलवाया जाता है न्यायालय द्वारा। इस प्रकार अवैध रूप से अरेस्ट पर्सन को क्या हक होगा, ये अलग से हमने बताया। अब जो अगला क्वेश्चन हमें कवर करना है, वो क्वेश्चन तो लगभग हमेशा पूछा जाता है। और वह क्वेश्चन ये है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए CRPC के तहत, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपको अभी आपका अध्याय 5 चल रहा है और इसमें दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेंस के लिए जो पूछे जाते हैं, प्री में भी आएंगे, वो बताएगा। पहला क्वेश्चन बताया गया कि जो अरेस्ट व्यक्ति हैं या जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसको क्या राइट है, क्या अधिकार है।
और आपका जो दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके या अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को क्या अधिकार हो। तीसरा क्वेश्चन आपका जो अब बताने में जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका लगातार मेंस में पूछा जाता है और क्वेश्चन मेंस में ये पूछा जाता है कि उन प्रावधानों का उल्लेख करिए या उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये क्वेश्चन जो भी कारण हो मेंस में लगातार बनते हैं और प्री में भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका जब भी इस क्वेश्चन को लिखे तो आपका मैं मॉडल बता दूं कि मॉडल कैसे बनाएंगे। पहले तो गिरफ्तारी को बताएंगे, गिरफ्तारी के बारे में ये बताएंगे। आपका पहला मॉडल बता दिया जाए कि किसी व्यक्ति को जो पुलिस है या तो वह वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं या वारंट पर गिरफ्तार कर सकती है। ये पहला हम बताएंगे। जहाँ तक वारंट के बिना गिरफ्तारी की बात है, वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए आपका कौन कौन सा सेक्शन कवर करना है उन सेक्शनों पर जरूर ध्यान दीजिए। सीआरपीसी की धारा 26 कवर करना है, सीआरपीसी की धारा 41 कवर करना है, सीआरपीसी की धारा 42 कवर करना है, सीआरपीसी की धारा 151 कवर करना है, सीआरपीसी की धारा 123 का क्लास 6 कवर करना है। फिर आपका सीआरपीसी की धारा 432 का क्लास 3 कवर करना है। फिर सीआरपीसी की धारा 438 की क्लास 1 का परंतु आपको कवर करना है, प्रोविजो बताना है और एक लाइन और बता देना है। आपका ज़्यादा लिखना चाहें तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 लिख सकते हैं और लास्ट में जरूर डाल दीजिएगा कि अन्य विधियों के तहत भी पुलिस को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एवं आपका वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे SC/ST एक्ट हुआ, डावरी एक्ट हुआ, आपका भ्रष्टाचार एक्ट हुआ, यानी करप्शन एक्ट हुआ इत्यादि। लेकिन देखिए आपका दायरा हमें मुख्य रूप से सीआरपीसी में रखना है। सीआरपीसी से बाहर उतना लिखना और पढ़ाना संभव नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए। एक और सतर्कता बरतनी है कि आपका जब भी इस क्वेश्चन को लिखिए तो 41 तो लिखना ही है, 41 के साथ साथ जितने सेक्शन
आपको बताए गए हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उन सेक्शनों की बातें एक लाइन जरूर लिखिएगा। फिर एक बार समझिए, जितने सेक्शन आपके बताए गए हैं या जितने सेक्शन मैं बताऊंगा, कम से कम आपका इन बातों को लिखते हुए, इस प्रश्न को लिखते हुए आप प्रयास ये करिए कि कम से कम हर एक सेक्शन का एक लाइन उल्लेख जरूर कर दीजिए। अगर एक लाइन उल्लेख करने का समय नहीं है तो कम से कम ऊपर यानी कि शुरुआती दौर में सब सेक्शन ही दिखा दीजिए, यानी कि सभी धाराएं दिखा दीजिए, ताकि ये एग्जामिनर जाने कि लड़का जानता है कि इन धाराओं में वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का प्रावधान है। आइए इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखा जाए इन क्वेश्चनों को। आप लिखेंगे कि पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए जाने पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में सीआरपीसी की धारा 41 से लेकर 60A तक लागू होगी, जबकि यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो धारा 70 से लेकर 81 तक लागू होगी, यानी कि 70 से लेकर 81 तक के प्रावधान अप्लाई करेंगे। जहां तक वारंट के बिना गिरफ्तारी की बात है, मुख्य रूप से वारंट के बिना पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, इसका उल्लेख सीआरपीसी की धारा 41 में किया गया है। लेकिन अन्य भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है, और वह सेक्शन है आपका 2C हो गया, इसके बाद 42 हो गया सीआरपीसी, इसके बाद 151 हो गया, इसके बाद 126 का 123 का क्लास 6 हो गया, इसके बाद सेक्शन 432 का क्लास 3 हो गया, और अंतिम है आपका इसके बाद सीआरपीसी की धारा 438(1) का प्रोविजो हो गया। और बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो एक लाइन और आप दिखा सकते हैं, वह आपका पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 भी 1-2 लाइन दिखा सकते हैं। लेकिन आपको मुख्य अटैक 41 पर करना है, और जो अलग अलग धाराएं मैं बताया हूँ इनको 2-2, 3-3 लाइन ही लिखना। तो आइए पहले अलग अलग धाराएं देखा जाए और तब डिटेल में 41 हम शुरू करें। देखिए इकाई प्रावधानों को हम उठाते हैं। जो पहला प्रावधान आपका वारंट के बिना गिरफ्तारी के लिए है, वह देखा जाए, आपका वह प्रावधान है आपका 2C। इकाई धाराओं को हम चलते हैं। पहला प्रावधान कौन हो गया? सीआरपीसी की धारा 2C देखा जाए। देखिए क्या कहा गया है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 2C में संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला दोनों को परिभाषित किया गया है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल मैटर दोनों को 2C में परिभाषित किया गया है। और परिभाषा देते हुए ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले का मतलब यह हुआ
कि ऐसा मामला जिसमें कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। फिर एक बार देखिए, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये बातें आपका लिखी गई हैं सीआरपीसी की धारा 2C में। तो पहला आपका 2C निकला, दूसरा आइए आपका 42 देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 43 हम चलते हैं। जहाँ तक सीआरपीसी की धारा 42 की बात है, आपका यहाँ तो 2 ही लाइन लिखना है और डिटेल में इस पर अलग से भी क्वेश्चन बनता है और वह क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा। देखिए, सीआरपीसी की धारा 42 ये बताती है कि सही नाम तथा निवास ज्ञात करने के लिए कुछ दशाओं में पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामलों या असंज्ञेय अपराध में यानी कि नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती हैं, गिरफ्तार कर सकती हैं वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। फिर एक बार देखते हैं, धारा 42 ये बताती है कि कोई पुलिस अधिकारी कुछ दशाओं में किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में उसका सही नाम तथा निवास ज्ञात करने हेतु वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो वह कौन सी दशाएं हैं? वह पहली दशा है, यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो, यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस के समक्ष या पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता हो, या दूसरी कंडीशन है कि पुलिस की उपस्थिति में तो असंज्ञेय अपराध नहीं किया है, लेकिन पुलिस के समक्ष उस पर असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया जाता है। यानी कि 2 कंडीशन है जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में अर्थात असंज्ञेय मामलों में अर्थात साधारण मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 42 के बाद आपका जो अगली धारा देखनी है हमें 151 सीआरपीसी की धारा 151 ये बताती है, इस पर भी मेंस में यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। मेंस का मॉडल अलग हम बताएंगे, इस पर क्वेश्चन जरूर बता देते हैं कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, निवारक गिरफ्तारी किसे कहा जाता है और इसकी प्रक्रिया या इसके बारे में क्या प्रावधान है, इसका उल्लेख करिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब हुआ, प्रिवेंटिव का मतलब ये हुआ निवारण, निवारण का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अभी अपराध नहीं किया है लेकिन अपराध कर सकता है, उसके पहले ही उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए ताकि वह अपराध न कर पाए। फिर एक बार देखिए, तो सेक्शन सीआरपीसी का 151 ये बता देता है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने हेतु या निवारित करने हेतु पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
यानी कि संज्ञेय अपराध कोई व्यक्ति न करे, इसके पहले ही यानी कि अपराध करने के पहले ही ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट कहा जाता है, निवारक गिरफ्तारी कही जाती है, या अपराध करने के पहले ही गिरफ्तारी कही जाती है। या एंटीसिपेटरी अरेस्ट भी कहा जाता है। एंटीसिपेटरी अरेस्ट पूर्वकालिक गिरफ्तारी, पूर्वकालिक मतलब हुआ प्रत्याशित गिरफ्तारी, प्रत्याशित मतलब हुआ कि अपराध करने के पहले ही ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगली धारा देखिए 123 का क्लास 6 हमें देखना। सीआरपीसी की धारा 123 का क्लास 6 हमें देखना। 123 की धारा सेक्शन 123 का क्लास 6 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति से प्रत्याभूति की मांग की गई थी, सियोटी की मांग की गई थी, वह सियोटी या प्रतिभूत देने में असफल रहा, असफल रहने के कारण कारावासित किया गया और कारावास से उसे शर्त लगाकर छोड़ा गया, यानी कि कंडीशन लगाकर छोड़ा गया। और जब वह व्यक्ति छोड़ दिया गया शर्त लगाकर, तो वह शर्त का वायलेशन कर दिया, यानी कि शर्त का उल्लंघन कर दिया। तो ऐसी दशा में जब ऐसा व्यक्ति शर्तों का वायलेशन करता है, कंडीशन का वायलेशन करता है, तो पुलिस को ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर ले, यानी कि गिरफ्तार कर। ये कौन सी धारा है? तो सेक्शन 123 का कौन सा क्लास है? तो वह क्लास आपका 6। अगला देखिए, अगला धारा है आपका सीआरपीसी की धारा 432 का क्लास 3 देखा जाए, यानी कि सीआरपीसी की धारा 432 का क्लास 3। सीआरपीसी की धारा 432 का क्लास 3 ये कहता है कि यदि किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को समुचित सरकार ने शर्त लगाकर उसके दंडादेश का निलंबन किया है या परिहार किया है, यानी कि लघुकरण किया है या निलंबन किया है या कम किया, और वह उस व्यक्ति को कारावास से छोड़ दिया गया, और वह व्यक्ति कारावास से जब छूट जाता है तो जो शर्तें लगाई गई थी उन शर्तों का उसने वायलेशन कर दिया हो या उन शर्तों का उसने उल्लंघन किया हो, हनन कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, वायलेशन कर दिया, तो पुलिस को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर ले। अगला देखा जाए आपका अगला प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 431 का प्रोविजो या परंतु। देखिए सीआरपीसी की धारा जो 438 है या सीआरपीसी की धारा जो आपका 438 है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, अर्थात गिरफ्तारी के पूर्व
जमानत का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि वह अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में आवेदन दे सकता है और अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। लेकिन आपका 438(1) का प्रोविजो ये बताता है कि अगर वह अग्रिम जमानत की मांग किया है और हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय ने न तो कोई अंतरिम आदेश दिया है न अंतिम आदेश दिया है, यानी कि हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी पर न तो अंतरिम रोक लगाई हो न ही अस्थायी रोक लगाई हो, तो इस बीच पुलिस को ये अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि अगर आप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिए हैं और हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय जहाँ भी आपने आवेदन दिया हो, जब तक कि ये आपकी गिरफ्तारी पर रोक न लगा दें, आदेश न दे दें रोक लगाने का गिरफ्तारी पर, तब तक पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि जब तक आदेश नहीं तब तक पुलिस से बचे रहिए, छुपे रहिए। ये आपका CRPC में जो था एक्स्ट्रा वो बताया गया। आप इसी के साथ एक और जोड़ सकते हैं, पुलिस अधिनियम 1861, यानी कि पुलिस एक्ट 1861 की धारा यानी कि का सेक्शन 34 सेक्शन पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 ऐसे पब्लिक न्यूसेंस या लोग उपताप दिए गए हैं या अपदूषण दिए गए हैं, प्रदूषण दिए गए हैं, पब्लिक न्यूसेंस हैं या लोग अपकंटक दिए गए हैं। लोग अपकंटक भी कहा जाता है, नेट में आ चुका है सब, इंग्लिश में पब्लिक न्यूसेंस देगा। यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 ऐसे लोक न्यूसेंस का यानी कि पब्लिक न्यूसेंस का उल्लेख किया गया है, जहाँ की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। कितनी दशाएं हैं? एक। कौन सी दशाएं हैं? पब्लिक न्यूसेंस, यानी कि 8 ऐसी दशाएं हैं लोक न्यूसेंस की, जहाँ की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। आप यहाँ एक लाइन और दिखा सकते हैं कि अन्य विधियों में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ की पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकता है। जैसे आपका SC/ST एक्ट, आपका कर सकते हैं डावरी एक्ट इत्यादि। ज़्यादा ना लिखेगा, एक लाइन अगर दिखाना हो तो एक लाइन दिखाकर निकल सकते हैं। अब आइए आपका जो मुख्य बड़ा क्वेश्चन है तो आप थोड़ा बहुत शार्ट करके ही लिखेंगे और आपका भले लेक्चर थोड़ा डिटेल में चल रहा हो लेकिन लिखते समय आप थोड़ा शार्ट कर दीजिए। मुख्य रूप से पुलिस जो वारंट के बिना गिरफ्तार किसी व्यक्ति को कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना
बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो वह सेक्शन है 41, यानी कि धारा 41 में मुख्य रूप से उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ की कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकता है। तो अब आइए आपका लिस्ट तैयार किया जाए और ये लिस्ट आप प्रयास करिए कि भाई मेंस के लिए तैयार किया जाए और लगातार मेंस में आता है। आइए देखा जाए 41 धारा 41(1) में हम ये देखें, यानी कि धारा 41 में आपका 2 क्लास है। तो धारा 41 का क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आपका 1 शुरू कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 41 की हेडिंग पहले बता दी जाए। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? तो पहले क्लास में लिखा है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो भाई कैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसके बाद क्लास वाइज बातें लिखी गई हैं। पहला क्लास देखिए, स्मार्ट ए, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध करता है, तो पुलिस को ये हक होगा, पुलिस को ये अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर ले, यानी कि अरेस्ट कर ले। ये आपका पहला प्रावधान है। फिर हम इसको बता दें, जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने या पुलिस अधिकारी के अपीयरेंस में या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं।